दोस्तों जो आज की वीडियो है काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। काफ़ी चीज़ें आप इस वीडियो में से सीखने वाले हो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 5 टॉपिक आज आपके लिए उठा के लाया हूँ। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब मतलब जो रिब्स होती हैं, जो स्टील बार हमारा होता है, टॉर जो होते हैं, उसमें रिब्स जो होती हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और एक सिविल इंजीनियर से पूछा गया था एलएनटी में, और रिब्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो रिब्स होती हैं और जो उनकी वर्टिकल है उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, सब चीज़ें पूछी गई हैं और ये आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं रिब्स वगैरह। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो जंक्शन नहीं होता है हमारा कंक्रीट का, अगर कॉलम है उसमें अलग ग्रेड दिया है और बीम स्लैब में अलग ग्रेड है तो कैसे हम कंक्रीटिंग करेंगे, ये भी पूछा गया है गवर्नमेंट इंडिया में। फिर क्वेश्चन पूछा गया था जो कर्टेल बार होता है, जो एक्स्ट्रा बार होता है, वो क्यों हम अब पूरे में नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ उतने ही एरिया में प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा बार्स होती हैं, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो हर ग्रेड के लिए एक सेम होती है, अलग अलग होती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़्यादा बड़ा साइज़ का अगर एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो वो सही है कि छोटा साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करें। ये सब चीज़ें आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है जो रिब्स होती हैं, हमारा जो स्टील बार होता है उसमें दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। मतलब एक देखा होगा आपने सरिया जैसे सामने देख रहे हो, एक सीधी है, बिल्कुल सीधी ऊपर तक ये है लॉन्गिट्यूडिनल, और साइड साइड पे ये है। इनका काम तो सबको पता है क्या है कि हमारा जो कॉलम है और कंक्रीट है, मतलब कॉलम सॉरी जो सरिया है और कंक्रीट है उसमें एक अच्छी बॉन्ड बन जाए, मतलब स्लिपेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, और जितनी अच्छी रिब्स होगी उतना अच्छा सरिया, ठीक है। और काफ़ी पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न को ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। प्लेन बार को अगर आप कंक्रीट में डालोगे और खींचोगे वो सबसे जल्दी खींच जाएगा, लेकिन अगर आप रिब्स वाले को खींचोगे वो खींचेगा नहीं। लेकिन इसको डिज़ाइन किया जाता है पूरा तरीके से, और इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, जो स्पेसिंग होती है ना इसकी प्रॉपर पूरी रखी जाती है। ऐसे स्पेसिंग डिपेंड होती है, 10 mm पे बार पे अलग होती है, 20 mm बार पे अलग होती है, वो अलग अलग होती है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसका एक फार्मूला रहता है, और जो रिब्स की हाइट रखी जाती है, मतलब उसकी डेप्थ, मतलब लगा लो मोटा कितना रखना है, वो 0.03D से 0.15D तक रखा जाता है। मतलब 0.15D पकड़ को रखो। ये डिपेंड किस पे होता है कि हमारा डाया क्या है बार का। वैसे स्पेसिंग भी इसकी पूरी मेंशन होती है, 0.75 mm भी रखी जाती है, जहाँ 0.04D से 1.2D तक रखी जाती है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसका एंगल कैसे रखा जाता है, मतलब जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिब होगी, या लग्स भी बोलते हैं, ठीक है, रिब्स भी बोलते हैं, लग्स भी बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होगी और उसमें ऐसे साइड साइड पे ट्रांसवर्स होती हैं, जो उनमें एंगल का भी ध्यान रखा जाता है, वो 35 डिग्री से 75 डिग्री रहता है। ये जो जब इधर क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट में, एलएनटी में सॉरी, तो ये चीज़ पूछी गई थी कि क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आप इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसकी स्पेसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक अच्छा सरिया वही है जो फॉलो अप ये रिब्स पे ज़्यादा ध्यान देगा, तो उतना अच्छा सरिया हमारा रहता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो आर्किटेक्ट है वो कहते हैं कि जो हमारा कॉलम रहता है, जैसे एक जंक्शन बनता है, हमारा कॉलम और बीम का जंक्शन बनेगा। जैसे आप जंक्शन सामने देख रहे हो, ये जंक्शन होता है कि दो बीम या 3 बीम या 4 बीम एक कॉलम पे रेस्ट कर रहे हैं, वो जंक्शन बन गया। और मोस्टली क्वेश्चन होता है कि जो कॉलम का ग्रेड है वो हमारा नीचे से चलते आ रहा, लगा लो 30 mm, मतलब 30 कंक्रीट चल रहा है, और हमारा स्लैब में M25 कंक्रीट है। तो उस केस में हमें क्या करना है, मतलब M25 ग्रेड ही डाल देना है कॉलम में, जहाँ बीम में अलग डालना है, ये सब चीज़ें। तो इसको समझो क्या है, 2-3 चीज़ें इसकी निकलती हैं। सबसे पहले तो एक तो ये होता है अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ग्रेड में, ये तो मतलब मेरे ख्याल में फॉलो अप नहीं लेना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, जैसे M25 और M30 है, तो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो गलत है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो कॉलम का, जैसे हमारा सब कुछ कास्टिंग के लिए तैयार हो गया, हमारे 7-8 कॉलम में लगा लो, और हमारा M35 कॉलम में है और M25 हमारा स्लैब में। तो हमें क्या करना है, जो पहले हमारे कॉलम है उसका जो कंक्रीट आपको बनाना है उसमें पहले रिटार्डर डाल लीजिए, मतलब हमारा सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। वो हमने जो उसमें बल्ली, मतलब राफ्टर रहते हैं, राफ्टर घुसा लीजिए, मतलब एक स्टॉपर लगा लीजिए बीम में, चारों तरफ बीम है तो चारों तरफ लगा लीजिए, बीच में हमारा कॉलम कास्ट कर लीजिए M35 कंक्रीट से जिसमें हमने रिटार्डर डाला है।
जब हमने कास्ट कर लिया और जितने जल्दी वो प्रोसेस हो जाए उतना अच्छा, 30 मिनट से जितने पहले कर सको वो प्रोसेस कर लिया हमने। जहाँ ऐसे करिए 4 कॉलम जहाँ तक आपका कंक्रीटिंग होनी है, आप पूरा प्लानिंग के साथ वो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वो M35 डाल लिया, फिर हमने क्या करना है वो स्टॉपर निकाल देना और M25 कंक्रीट स्लैब में और बीम में स्टार्ट कर देना है। और जब रिटार्डर उसमें होगा तो स्लो सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो हो गया होगा, इतनी जल्दी वो सेट नहीं होगा। जब M25 डालोगे तो उस एरिया में आपको जहाँ जॉइंट बनता है वहाँ पे अच्छे से वाइब्रेटर करना है, मतलब अच्छे से वाइब्रेट करोगे तो एक मतलब एक कोई उसमें कंस्ट्रक्शन बॉन्ड नहीं रहेगा, वो एक ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर बाई चांस मतलब वहाँ, क्योंकि शेयर फोर्स सबसे मैक्सिमम वहाँ होती है, फेलियर के चांसेस कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा जंक्शन पे रहते हैं, जो कुछ लगा लो जंक्शन से 1 से 1.5 मीटर पे वहाँ फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उस एरिया में अगर जॉइंट आ गया तो वो फेल रहेगा वो, और आर्किटेक्ट ना आपको कंसल्टेंट कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि वहाँ आप जॉइंट दो। तो आपको प्रॉपर से वाइब्रेट वहाँ करना है, और ये प्रोसेस रहता है मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रोसेस होता है। मोस्टली आर्किटेक्ट ऐसे करते नहीं है कि अलग अलग ग्रेड दे, लेकिन कई सिचुएशन से कई कंडीशंस होती हैं यहाँ देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस लेना है एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कटल बार रहता है, ठीक है। कटल बार होता क्या है, बॉटम एक्स्ट्रा को भी बोलते हैं हम। कटल बार मतलब एक तो देखो मेन बार हमारा जा रहा है, लगा लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारा बॉटम में 2 16 के बार चल रहे हैं, तो 3 भी हम 16 के डाल देते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरत सिर्फ 2 की है पूरे में मेन बार, और सिर्फ क्योंकि हमारा सेंटर में क्या है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो उसको काउंटर करने के लिए और एक स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसी एरिया में बॉटम एक्स्ट्रा देते हैं जहाँ ज़रूरत है। ऐसे तो पूरे में दे सकते हो, उससे क्या होगा एक डेड लोड क्रिएट होगा। दूसरा वो जो एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि उसमें डेवलपमेंट लेंथ भी दे रहे हो, फिर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी दे रहे हो, तो उससे क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर महंगा होगा। तो हम क्या करते हैं सिर्फ उसी एरिया में जहाँ बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है उसको काउंटर करने के लिए उतने एरिया में हम कटल बार प्रोवाइड करते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, क्या कैसे दिखता है क्या है कटल बार के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक तो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन को मतलब इकोनॉमिकल बनाने के लिए, मतलब सस्ता करने के लिए कि पूरा बार डालेंगे तो महंगा पड़ेगा, और दूसरा हमें बाकी जगह पे ज़रूरत नहीं होती है तो उसी एरिया में हम प्रोवाइड करते हैं कटल बार। यहाँ ये चीज़ आप ध्यान रखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि टॉप एक्स्ट्रा जो रहता है वो क्या होता है, मतलब एक तो टॉप एक्स्ट्रा का काम क्या है, वो भी अगर हम पूरे में प्रोवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेड लोड बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर भी थोड़ा महंगा होगा। तो उसको थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें जॉइंट्स पे तो देना ही होता है, और नेगेटिव मूवमेंट जो होती है वहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, जो टॉप एक्स्ट्रा भी आप बोलते हो डेवलपमेंट लेंथ के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होती है वो ग्रेड पे डिपेंड होती है। जी हाँ, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो ग्रेड पे भी डिपेंड होती है। अगर जैसे हमारा M35 ग्रेड है तो उतना कम डेवलपमेंट लेंथ हमें ज़रूरत पड़ती है, जितना कम ग्रेड होगा M20 होगा। तो ऐसे हम एवरेज पकड़ के चलते हैं 46D से 50D + D तक हम लेते हैं। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हर ग्रेड के लिए डेवलपमेंट अलग होती है। जी हाँ, अगर डिज़ाइन करोगे तो हर ग्रेड के लिए अलग डेवलपमेंट लेंथ निकलेगी, लेकिन आप फॉलो अप ले सकते हो 45D से 50D तक आप हर एक में प्रोवाइड कर सकते हो। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन एक सेफ वो प्रोसेस हो जाता है, और डेवलपमेंट का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू नो दैट कि जो हमारा स्लिपेज के चांसेस हैं ये सब चीज़ें उससे कम हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है, अगर बड़ा साइज़ का एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं क्या उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जरूर कमेंट करना। जितना बड़ा साइज़ का एग्रीगेट होगा उतनी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो मतलब उसमें क्या होगा एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बीच में बॉन्ड जो रहती है वो प्रॉपर से बॉन्ड नहीं बनेगा। जितना छोटा एग्रीगेट यूज़ करेंगे उतनी बॉन्ड ज़्यादा अच्छी बनती है, ना उसमें माइक्रो क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे, ना वो एक मतलब लगा लो सरफेस एरिया ज़्यादा लेगा। तो इससे क्या होता है, अगर कोई पूछे कि जितना बड़ा एग्रीगेट होगा उतनी स्ट्रेंथ आएगी, नहीं, जितना कम होगा उतने में आएगी। इसको कमेंट में आप क्लियर आउट करो, दोनों का मतलब डिफरेंस आप लिखिए, और ऐसे क्वेश्चन में हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।